हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रेडियंस आईएएस में। इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटीज के जो मेजर पोर्शंस हैं उनको कवर किया है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी से लेकर धीरे धीरे करके इकोनॉमी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो है उनकी तरफ चलेंगे। एंड दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो आपकी कंप्लीट इकोनॉमी के पोर्शन को कंप्लीट करती है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस कि बेसिकली वो कैसे फंक्शंस करती हैं। तो हम लोग कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपके पेपर के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं, कौन से ईयर में कौन सी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या फंक्शन है। तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके बारे में होना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप ये समझिए आपके लिए फ्री के नंबर है, ठीक है। और आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये कैसे फंक्शन करती है? तो सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज सेट अप इन 1945। इसकी रिक्वायरमेंट कब लगी? जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद वर्ल्ड ओवर इस चीज के बारे में बात करेगी कि किसी एक सेटअप को फॉर्म करना जरूरी है विच इज इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी फंड। सो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फॉर्मेशन किया गया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इन 1945 with the objective of promoting world trade by helping the nations overcome currency shortage, that is balance of payment problem। कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेसिकली, कि अगर किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो उतना नीट आउट नहीं होता उसके इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में, तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस जो है वो हो सकती है। जैसे इंडिया में हुई थी 1991 के अंदर एक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो इंडिया ने अपना जो लोन है वो कहाँ से लिया था? IMF से ही लिया था। तो सिमिलरली IMF को बनाया ही इसलिए गया था कि जिससे नेशंस जो है दे कैन ओवरकम द करेंसी shortage. In other words, IMF provides foreign exchange to nations in need and facilitate continuity of the foreign trade. तो कभी भी किसी कंट्री को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है तो IMF उस चीज में उनका हेल्प करता है। सोर्सेस क्या है फंड के? वन इज योर कोटा, मतलब IMF के पास पैसा कहाँ से आता है? तो वन इज द कोटा। कोटा मतलब हर कंट्री का अपना एक पर्टिकुलर शेयर होता है, ठीक है ना। जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकती है उतना परसेंटेज शेयर होता है हर कंट्री का। Every nation has been assigned a share in accordance with its contribution to IMF. The contribution is based on the economic capability of a nation. एक नेशन कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके ऊपर वो डिटरमाइन करता है, उसकी कितनी पोटेंशियल है, वो कितना ज्यादा शेयर उसमें अपना दे पाएगा IMF के अंदर, वो चीज इसमें डिटरमाइन होती है। इसके अलावा बोरोइंग्स। So apart from quota, IMF also borrows from nation. ठीक है, IMF भी लोगों से क्या करता है? पैसा, नेशन से क्या करता है? पैसा बोरो करता है। कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर नेशन टू IMF higher than its assigned quota is called as reserve transposition, RTP, जिसको क्या कहा जाता है? RTP कहा जाता है। तो जब भी कोई नेशन अगर IMF के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है दैट मोर देन इट्स असाइंड कोटा, मतलब मान लो कि 4% है, 3% का कोटा है, तो उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आ रहा है दैट इज द फॉर्म ऑफ द RTP, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहली चीज आपने ध्यान रखी, IMF के पास कहां से फंडिंग हुई? हर रिस्पेक्टिव नेशन का अपना एक कोटा है। दूसरा, जो IMF ने बोरोइंग करी है। एंड देन थर्डली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया का रिलेशन अब क्या है IMF के साथ, ठीक है। तो इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स रिलेशन विद IMF। अर्लियर इंडिया वाज अ बोरोवर बट नाउ इट हैज इमर्ज्ड एज अ लीडर टू द IMF। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया होल्ड्स एन RTP, मतलब इंडिया जो है वो इतना कंट्रीब्यूशन करता है कि वो RTP में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ठीक है। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। लेकिन आपको एक चीज देखिएगा कि IMF क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितना उसका कम होना चाहिए था इंटरेस्ट रेट, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है बनी। उसको जितने कम इंटरेस्ट रेट पे देना चाहिए नेशंस को पैसा, उसके ऑपोजिट वो काम करता है, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है IMF का कि नेशंस अगर उससे बोरो भी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सोचना पड़ता है, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिलता है। इंडिया का भी कोटा कितना है IMF के अंदर? इट इज 456 बिलियन टिल जो हमारे पास डेटा है फ्रॉम अगस्त टू 2021, ठीक है। तो इतना कोटा जो है वो अप्रूव किया गया है बाय दी गवर्नर्स, जिसका मतलब है कि SDR का कितना है? 12.57 बिलियन।
तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो इंडिया बहुत समय से कोशिश भी कर रहा था अपने कोटा को रेज करने के लिए, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास तो यहाँ पे आईएमएफ का जनरल एसडीआर एलोकेशन है जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी अप्रूव किया है, दैट इज एलोकेशन ऑफ अबाउट एसडीआर 456 बिलियन एज ऑफ अगस्त 2020, ठीक है, विच द शेयर ऑफ इंडिया, जिसमें से इंडिया का जो शेयर आ रहा है वो कितना है 12.57 बिलियन का शेयर आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द टेक्निकल असिस्टेंस बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम द IMF, क्या टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा रही है। सो अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल असिस्टेंस द IMF आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू नेशंस इन ड्राफ्टिंग देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। रोल क्या है IMF का? देखिए, IMF has played an important role in providing necessary foreign exchange to various nations to overcome forex shortage। अगर forex reserves में किसी भी तरीके की shortage है तो उसको मीट आउट करने के लिए IMF जो है वो अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस, द फॉरेक्स प्रोवाइडेड IMF हैज हेल्प्ड द नेशंस टू मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ सडन इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस ड्यूरिंग 1973। सडन किसी भी आइटम का सर्ज हो जाता है, बहुत सुपर एक्सपेंसिव होने लग जाती है, तो उन चीज को बैलेंस आउट करने के लिए IMF जो है वो कई बार मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको IMF के बारे में, उसके रोल के बारे में ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने IMF के बारे में पढ़ा है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें हैं, सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, कोटा और जो बोरोइंग्स वो करता है, उसके अलावा इंडिया का क्या रिलेशन है IMF के साथ, आपको ये भी ध्यान रखना है, और टेक्निकल असिस्टेंस और किस तरीके से क्या IMF का रोल है बाकी नेशंस के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स को मीट आउट कैसे करता है, कैसे उन्हें हेल्प करता है, उस चीज के ऊपर देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर बेसिकली 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि IBRD जो है वो किस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक विंग है आपकी IBRD, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं IFC जो है वो कौन से ग्रुप की विंग है या कौन से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की विंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक की एक विंग है। तो 5 इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड बैंक को मिलकर बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? वन इज योर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD, देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA, then International Finance Corporation, that is IFC, then Multilateral Investment Guarantee Agency, that is MIGA, and then International Center for Settlement of Investment Dispute, that is ICSID, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कब कब बनी है? तो IBRD कब बना था? 1944 में IBRD का फॉर्मेशन हुआ था। आपका IDA कब बना है? इट वाज फॉर्म्ड इन 1960। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कब IBRD बना है। IBRD सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपसे पूछ सकते हैं कि IBRD कब बना है। दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कब बना है? 1956 में बना है। MIGA का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1988 में हुआ है। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1966, ठीक है। तो आपको उसके ईयर्स के बारे में भी बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी IBRD के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो IBRD वाज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशंस, ठीक है, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो दोबारा से नेशंस के रिकंस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंसिंग जो है वो किसके थ्रू करी गई थी? IBRD के थ्रू करी गई थी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, प्रेजेंटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ IBRD इज पॉवर्टी रिडक्शन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। The IBRD achieved its objective by financing and advising on social welfare project। तो बेसिकली IBRD जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस समय पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर वो काम कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, और साथ ही साथ फाइनेंस करता है और एडवाइस करता है सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्या काम करता है? 1960 में बनाया गया था टू कॉम्प्लीमेंट द फंक्शनिंग ऑफ द IBRD। It provides loan at concessional rates for long term to poor nations. Loans at concessional rates are called as soft credit। तो आपसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सॉफ्ट क्रेडिट क्या होता है, तो जो भी कंसेशनल रेट्स के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट क्रेडिट। तो IDA बेसिकली किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? IBRD को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप सपोर्ट्स इंडिया विद एन इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ फाइनेंसिंग, एडवाइजरी सर्विसेज एंड knowledge।
During the World Bank financial year 2016 and 17, funding for India was $996 million. और ये कंटिन्यूसली फंडिंग जो है वो होती रहती है, गवर्नमेंट जो है वो कई बार असिस्टेंस जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप से लेती रहती है। IFSC बेसिकली क्या करता है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 एज अ सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, focused on elevating again poverty and creating jobs through development of the private enterprises. तो नई प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बिल्डअप करने के ऊपर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम रहता है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो एंटरटेन होना शुरू होंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू करेगी। ठीक है, ये आपका IFSC का ऑब्जेक्टिव है। देन व्हाट डज मीगा डज, मीगा कब बना है, 1988 में इसको बनाया था। गोल क्या है, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो तेजी से करी जाए। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज इन ऑर्डर टू एनकरेज FDI इंक्लूडिंग रिस्क इंश्योरेंस अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, आउटब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपनी एसेट्स। तो बेसिकली इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रमोट करना। इट कैन बी बाय द मींस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें इंश्योरेंस को भी कवर करा जाता है कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस है उनके अगेंस्ट भी जो इंश्योरेंसेज उनको कवर किया जाएगा, और किसी भी तरीके के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे तो उनको भी इंश्योर किया जाएगा। देन व्हाट डज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स डज, इट इज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रेशन का मतलब है जहां भी कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसको बातचीत के थ्रू सॉल्व किया जाए। ठीक है, एक दूसरे पे केस करके कोई फायदा तो है नहीं, तो बातचीत करके सॉल्व किया जाए। तो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है आपका ICSID। कब बना था, 1965 में, फॉर लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कंसीलिएशन बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। तो अगर दो ट्रेडिंग नेशंस के बीच में किसी भी तरीके फॉरेन ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए ICSID का सहारा लिया जा सकता है। वहां पे बातचीत के थ्रू मैटर्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करी जाती है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। तो IMF कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और वर्ल्ड बैंक कौन सी पब्लिश करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें अभी आपका वर्ल्ड बैंक ने 2 दिन पहले ये बात बोली है कि अब वो शायद ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट से उनको पब्लिश नहीं करा करेगी, क्योंकि ये एलिगेशन लगाया गया है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो उस पर रिपोर्ट बनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं फॉल्टर्ड रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस होती है नेशन से। तो वो एग्जैक्ट रिपोर्ट्स नहीं दे रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, वो गलत इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रही है इन द रिस्पेक्ट टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट डेवलपमेंट को पब्लिश करती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स आपको ध्यान रखनी है। फिर तीसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आती है, दैट इज ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB बेसिकली कब बना था, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर का है मनीला, दैट इज इन फिलीपींस। 67 मेंबर्स हैं, जिसमें से 48 आर फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन एंड 19 फ्रॉम आउटसाइड। सिमिलर फंक्शन है वर्ल्ड बैंक जैसा, बस इसका सेंटर ऑफ एक्टिविटी कहाँ है, एशिया है। मतलब ये भी डेवलपमेंट के ऊपर ही काम कर रही है। कैसा, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन एबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए डेवलपिंग नेशंस के अंदर, उन सभी चीजों के ऊपर काम कर रही है। मेन फोकस एरिया कौन सा है, एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम वेयर द वोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू मेंबर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन कोई भी नेशन कर पा रहा है उसके रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन किया जाता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इसका फॉर्मेशन बेसिकली आपका हम लोग ये देखते हैं कि AIIB क्या है, आपका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एशिया पैसिफिक रीजन में। इसमें कितने मेंबर्स हैं हमारे पास, 61 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 23 आर प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स। मेजर इकोनॉमीज that did not become the members include Japan and United States. Do remember this. Bank was proposed by China and was launched in 2014. The headquarters is at Beijing, China. ठीक है, तो इन ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बस बेसिक डिटेल्स पता होना चाहिए, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, दैट्स इट। बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। NDB, जिसको फॉर्मली ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ब्रिक्स बेसिकली आपका कौन कौन से नेशन है यहाँ पे 5 नेशन जो है वो इन्वॉल्व है इस ब्रिक्स के अंदर, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो लास्ट नेशन जिसमें ऐड हुआ था दैट वाज साउथ अफ्रीका।
अभी क्या काम है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग देम टू फाइनेंस द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री. इट हैज बीन सेट अप एज अ पैरेलल इंस्टीट्यूशन टू वर्ल्ड डोमिनेटेड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड ओवर काफी ज्यादा डोमिनेट करता था, इसीलिए इसके काउंटर में एक बैंक का फॉर्मेशन किया गया था जिसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक. और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसका जो आइडिया है वो कंसीव किया था. तो ये हम लोगों ने IMF के बारे में देखा, उसके सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने टेक्निकल असिस्टेंस देखी, वर्ल्ड बैंक के बारे में देखा, वर्ल्ड बैंक की जो अलग अलग 5 विंग्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. Then we studied about the reports which are being published by these organizations. Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank, इनके बारे में हमने कहा था. आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन कंप्लीट हुआ है. सो स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स. आई होप आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो. सो आप इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते रहिएगा. आपको इसके रेगुलरली अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे. हमारे बाकी कोर्सेज जो हैं वो भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर चल रहे हैं. अगर आप हमारे साथ किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे को हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, टेक केयर, जय हिंद.